अडियाला जेल की जो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। आज 1350 एहलकार तैनात करने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ बानी से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के पेश नजर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा होगा और जेल के अतराफ मुख्तलिफ मकामात पर 12 नाके भी कायम किए जाएंगे। बिल्कुल, किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स या काफिले को जेल की जानिब से जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक एलीट फोर्स और राइट मैनेजमेंट फोर्स के अलावा वाटर कैनन और टेयर गैस लेस एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है, एक अहम खबर है अडियाला जेल से रेलेवेंट, जो कि बाकायदा तौर पर इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि बता दी गई हैं और कुछ SOPs भी हैं जिनको अगर फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर हालात सबके सामने डेफिनेटली फिर जब फॉलो नहीं किया जाएगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। जो मामला हैं वो मजीद जो है वो पेचीदगी की जानिब जाएंगे। मौसम की ताज़ा तरीन जो अपडेट है ना वो ये है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे तेज़ हवाओं के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इवन हम भी सब सुबह आ रहे थे, कैथरीन आपने खुद भी विटनेस किया, तो मौसम बहुत अच्छा था। और मैं तो जो ना, क्योंकि मैं तो एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मुझे चूंकि सुबह उठना पड़ा, लेकिन मौसम अच्छा देखकर फिर मेरा मूड अच्छा हो गया था। तो फैसलाबाद और गिरदनवा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। सियालकोट में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आसमान पर गहरे बादलों से दिन में रात का समा बन गया। गुजरात, पिंडी भटिया, खान का डोगरा, गोजर खान, मियाँ वाली और जफरवाल में भी वक्फे से जो है वो बारिश जारी है। बिल्कुल, ये सब वो शहर हैं, वो जगह हैं, वो कस्बे हैं जहाँ पर बारिश हुई है जनाब। कई शहरों में बारिश के बायस बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई है और ऐसा तो होता है, आप सब जानते हैं। लाहौर में भी आज बारिश का इम्कान है और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और कहीं कहीं यालाबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मर्दान और गिरदोनवा में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी हुई है। सवाबी में शदीद आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है, लेकिन हस्बे मामूल जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं वहाँ गायब हो रही हैं जनाब। ऐसा तो होता है, ऐसा होता है और बेशतर शहरों में फीडर्स भी ट्रिप होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। तो जहाँ पर मौसम अच्छा मिलता है शहरियों को देखने के लिए, वहाँ पर उनको कुछ ये परेशानियाँ भी फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मौसम की बात तो हमने कर ली है। तो जनाब, ईरान के साथ मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। आबना हुर्मुज़ भी जुज़वी तौर पर खुल गई है, जिसका सबको इंतजार था। दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वेंस जिनेवा जाएंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में ये गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल ऐसे ही उनकी जानिब से कहा गया कि जिनेवा जा रहा हूँ, हो सकता है तकरीब में शिरकत करूं, लेकिन फरीकैन से नहीं कह सकता। ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक उन्होंने कहा कि तेहरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो इसके असरात भी नजर आएंगे। और अमरीकी सदर ने लबनान का मसला हल करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया और हम भी यही चाहते हैं कि लबनान का मसला जरूर हल हो। और जनाब, कुफर टूटा खुदा करके आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमरीकी नागाबंदी से गुजर गए। अमरीकी मीडिया की जानिब से और ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब की सरमाकारी फंड की इजाजत देने पर गौर कर रही है। यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान समेत एशिया के कई कारोबारी इदारे भी इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, और दिलचस्पी का इजहार करना भी चाहिए। फंड्स का इजरा मुजव्वज़ा मफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम आलमी मंडी में तेल की कीमतों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। इसकी तफसील आपको अगर मैं बताऊं तो अमरीकी क्रूड ऑयल जो है वो 0.75% महंगा हुआ है, जबकि जो $88.35 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और बरतानवी क्रूड ऑयल 0.55% महंगा हुआ है और $83.63 फी बैरल पर जो है ना वो इसकी ट्रेडिंग जारी है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से डेवलप हुई है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली सा इजाफा जो है ना वो देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो अमरीकी क्रूड ऑयल है वो 0.75% महंगा हुआ है और महंगा होने के बाद जो इसकी कीमत है वो $81.35 फी बैरल पर हो गई है। इसके साथ साथ जो बरतानवी क्रूड ऑयल है वो 0.55% महंगा हुआ है, $83.63 पर इसकी ट्रेडिंग जारी है। तो मामूली सा अगर कह लिया जाए कि इजाफा देखने में आए तो यह गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखें ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था
अभी अच्छी खबर मिली है तो मामूली सा इजाफा हो गया। खैर एक अहम अपडेट देंगे आपको। अमेरिका का जौहरी हथियार ले जाने वाला B-52 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 8 अफराद जान से गए हैं। हादसा कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से परवाज भरने के चंद लम्हों के बाद पेश आया है। इस पर तहकीकात जारी हैं। अफसोसनाक सा ये हादसा है। अमेरिका का जौहरी हथियार ले जाने वाला तैयारा जिसकी तफसीलात हैं कि B-52 तैयारा है, ये गिरकर तबाह हुआ है। 8 अफराद जान से गए और हादसा बताया जा रहा है कैलिफोर्निया के एयरफोर्स बेस से परवाज भरने के बाद चंद लम्हों बाद पेश आया। इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं कि क्या वजूहात बनी जिस वजह से ये हादसा पेश आया। तो जैसे हमें तफसीलात मिलेंगे आपसे भी शेयर करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं फीफा के हवाले से, जिसका सबको इंतजार होता है। और चूंकि अब मैचेस चल रहे हैं तो सभी जितने भी शायकीन फुटबॉल है ना, वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान के इनकलाब से पहले के जो झंडे स्टेडियम में लाने पर उस पर पाबंदी लगा दी गई। लॉस एंजलिस की अदालत ने पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया। एक ईरानी फुटबॉल फैन और समाजी तंजीम ने लॉस एंजलिस की अदालत में फीफा के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ताहम अदालत ने आखिरी लम्हात में होने वाली समाअत के बाद फीफा के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए शेर और सूरज के निशान वाले कदीम ईरानी झंडे को स्टेडियम के अंदर ले जाने पर पाबंदी जो है ना वो लगा दी। बिल्कुल, और उसको बरकरार भी रखा बिल्कुल। और इसके खिलाफ मुजाहिरीन ने स्टेडियम के बाहर जो है वो एहतजाज भी किया था। तो एक बार फिर से अपने नाजरीन को ये खबर दे देते हैं ताकि जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो भी सुन सके, उनको भी पता चल सके। क्योंकि फुटबॉल के शायकीन है ना, तो उनको पता होना चाहिए कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान के इनकलाब से पहले वाले झंडे स्टेडियम में लाने पर पाबंदी। लॉस एंजलिस की अदालत ने पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया है। एक ईरानी फुटबॉल फैन और समाजी तंजीम ने लॉस एंजलिस की अदालत में फीफा के इस फिर से आपको स्टेट ऑफ हुर्मस क्योंकि खुल गई है, तो इस सारी सिचुएशन में क्या डेवलपमेंट मजीद हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर वकास बुखारी साहब ने। वकास साहब बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगे आप? आपने हुर्मस से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जो है वो शुरू हो गई है, किस तरह से इस सिचुएशन को आप मजीद आगे इसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये एक पॉजिटिव साइन है कि पिछले जो हम फरवरी से देख रहे हैं कि ग्लोब की इकानमी जो एक बहुत बड़े क्राइसिस फेस कर रही थी, उसके लिए जो है यहाँ पे एक रिलीफ है। हमने ये देखा कि यहाँ से ग्लोब की जो है वो 1/5 आयल जो है यानी 20% आयल की सप्लाई जो है यहाँ से कंटिन्यू होती है। और जब ये स्टेट ऑफ हुर्मस क्लोज की गई थी तो पूरी ग्लोब की इकानमी जो है यहाँ पे चोक हो गई थी। आयल की प्राइसेस हमने देखी ऊपर जाती हैं। सिमिलरली जो है वो तवानाई का एक बुरहान जो है वो यहाँ पे देखने को हमें मिला था। और अल्टीमेटली दिस इज व्हाट द सक्सेस ऑफ, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान डिप्लोमेसी के उसकी वजह से जो है ये स्टेट ऑफ हुर्मस जो है वो ओपन होती है। और अल्टीमेटली यहाँ पे एक रिलीफ जो है वो सबको मिलेगा। इसके पीछे जो है वो इट इज़ नो डाउट कि अलॉन्ग विद पाकिस्तान जो है वो चाइना, रशिया और ये पर्शियन गल्फ स्टेट्स भी थी। देखें, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यहाँ पे चाइना भी सबसे ज़्यादा जो है वो अफेक्टी था कि चाइना की जो आयल की सप्लाई है वो पर्शियन गल्फ से है और सिमिलरली जो है वो ईरान से है। सो ये इस स्टेट ऑफ हुर्मस का खुलना ये साइन दे रहा है कि यहाँ पे स्टेट्स जहाँ पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, वहाँ पे जहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो वहीं पे स्टेट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि एक स्टेट ऑफ हुर्मस का क्लोज होना पूरी ग्लोब की इकानमी को जो है वो शॉक के अंदर जो है वो लेके जाता है। दूसरी साइड के ऊपर अमेरिका की साइड से भी ये पॉजिटिव साइन आना कि वो भी ईरान की जो नाकाबंदी है इसी स्टेट ऑफ हुर्मस के ऊपर जो है वो भी ओपन कर रहा है। सो अल्टीमेटली एक वो कॉन्फ्लिक्ट जो सिंस 1979 स्टार्ट हुआ था, आज 2026 के अंदर जो है वो आके अपने इख्तिताम की जानिब जो है वो जा रहा है। हाँ, इसको जरूर टाइम लगेगा। मीन अभी उस एंड का स्टार्ट हो रहा है जो मीन वो कॉन्फ्लिक्ट जिसने पूरी दुनिया को जो है इस वक्त हमें ये कहूँ कि एक तिगनी का नाक जो है वो नचाया हुआ था। और अल्टीमेटली मामला पॉजिटिवली जा रहे हैं। और ये नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर जो थी, उस नॉन ट्रेडिशनल वारफेयर जो है ये अपने इख्तिताम की जानिब जो है वो जा रही है। हाँ, मामला जरूर आएंगे, हर्डल जरूर आएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ मामला जो हैं वो जरूर तय होंगे। लेकिन दिस इज व्हाट स्टेट ऑफ हुर्मस एक मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल सी पैसेज है। और ये हमेशा जो है वो जितनी भी वार्स होती हैं उन वार्स के अंदर जो है वो सी पैसेजेस जो है हमेशा ओपन रखे जाते हैं। देखें, यहाँ स्टेट ऑफ हुर्मस के हवाले से इंटरनेशनल लॉ भी बड़ा क्लियर है कि वो ये कहता है कि
जो भी ये पैसेजेस होते हैं, ये हमेशा वार के दौरान जो क्लियर रखे जाते हैं। देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से पहले भी एक इशू हमने देखा था 1956 के सिनेरियो के अंदर जो है वो सुएज कैनाल का मामला जो है वो आया था। वहाँ पे भी इजिप्ट ने क्या किया था कि सुएज कैनाल को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी और अल्टीमेटली मामला जो हैं वो रिजॉल्व हो गए थे। यहाँ पे भी देख लें, एक साइड पे स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ओमान बैठा है, दूसरी साइड पे जो है वो ईरान बैठा हुआ है और दोनों के जहाँ पे नेशनल वाटर्स जो है वो एंड होते हैं, वहाँ से जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो स्टार्ट होती है। सो दोनों साइड जो है वो क्लेम नहीं कर सकती, खासकर ईरानियों ने जब क्लेम किया था तो ये नहीं हो सकता था, क्योंकि दिस इज व्हाट द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये ईरान का टेरिटोरियल वाटर जो है वो नहीं है। सो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ अगेन दिस इज व्हाट द मैटर, जिसके साथ जो है पूरी ग्लोब की इकोनॉमी जो है वो लिंक्ड है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि काफ़ी हर्डल्स भी आ सकते हैं और कुछ वक्त भी दरकार होगा भी, तो कितना वक्त लग सकता है चीज़ों स्टेबल होने में और किस तरह के ये हर्डल्स हैं जिनको फेस करना पड़ सकता है और किस तरह से आगे निकल सकते हैं? देखें, हमने इससे पहले देखा था कि 2015 के सिनेरियो में JCPOA होता है ईरान और यूएस के दरमियान। तो वहाँ पे भी ये बात की गई थी कि दिस इज व्हाट द सक्सेस, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसके रास्ते में बहुत ज्यादा हर्डल्स आई और मामला जो है वो फिर यूं के तो हो गए। अभी भी यहाँ पे देखें, आल्दो कि हमने कहा कि नेगोशिएशन जो है वो हो गए, मीन इस्लामाबाद कार्ड से अगर अप्रैल में हम स्टार्ट करें तो उससे ऑनवर्ड चीजें जो है बड़ी सक्सेसफुल रहती हैं, लेकिन एक स्टेट जिसको नेगोशिएशन के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया गया और जो सबसे बड़ा वायलेटर है इस पूरे मामले का वो है इसराइल। सो इसराइल को जो है वो यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए, एक साइड पे डील की बात हो रही थी, दूसरी साइड पे हमने पिछले 2 दिनों के अंदर देखा कि इसराइल ने जो है वो लेबनान के ऊपर जो है वो अटैक की है और जब तक इसराइल को यहाँ पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो है वो डील तो हो जाएगी, MOU से डील के जाने मामला चल तो पड़ेंगे, लेकिन ये वायलेटर जो है इसको सिर्फ अगर कंट्रोल कर सकता है तो इस वक्त USA ही है। और उसके आगे अगर मैं चलूँ तो नेक्स्ट 60 डेज जो है वो दिए गए हैं कि बाकी मामला जो है वो चलेंगे। देखिए, पहले चीज क्या थी, पहले ट्रस्ट डेफिसिट था यहाँ पे कि ना ईरानियंस जो हैं वो यूएस के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, ना यूएस ईरान के ऊपर ट्रस्ट कर रहा था और यहाँ पे डेडलॉक जो है वो मौजूद था। वो डेडलॉक जो है वो इस वक्त क्लियर किया गया है, दोनों पार्टीज को जो है वो टेबल पे आने के लिए जो है वो कहा गया। देखिए, ये एक ऐसी वार है जो ऑन ग्राउंड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डेडलॉक जो है वो उसको खत्म किया गया, उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, लेकिन आपकी बात ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहेगा हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास साहब, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया।